नमस्कार। खबरें हमारे पास है तीन, उसमें से एक योगी जी की, जिन्होंने बोला था कि इंडिया में पाकिस्तान का विलय होगा और या पाकिस्तान पूरी खत्म हो जाएगा दुनिया से। एक खबर ये। दूसरा, आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बांग्लादेश को धमकी दी है, धमकी ही दी है, इनफैक्ट कोई प्यार से नहीं बोला है, धमकी दी है कि भैया वहां हिंदुओं के साथ कुछ गलत हुआ तो हम यहाँ बैठे हैं और हमारी पूरी पैनी नजर है। साथ में एक बेल्जियन लेडी के साथ गैंग रेप हुआ इस्लामाबाद में। क्या सिचुएशन है और क्यों पाकिस्तानी मीडिया इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे योगी जी की। योगी जी ने बोला कि ये खत्म होगा, उसी पे बात करेंगे अभिषेक मिश्रा साहब से। अभिषेक मिश्रा जी पीएचडी हैं और एक्सपर्ट हैं। हिंदुत्व पे इनकी अच्छी पकड़ है। एक बहुत मुश्किल से होता है कि कोई आदमी पीएचडी लॉ में हो और हिंदुत्व पे इतनी अच्छी पकड़ हो। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये योगी जी ने क्यों बोला कि या तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान या विलय हो जाएगा भारत से? जी, योगी जी ने तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आज मुझे किसी ने फॉरवर्डेड मैसेज किया, मुझे बड़ा दिल को मेरे छुआ है। वही मेरी सोच है और इसी सोच को मैं यहाँ बोलना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को कि मैं इस देश को क्या समझता हूँ, ये देश मेरे लिए क्या मायने रखता है। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, या मेरा देश रहना चाहिए। तो यही भारत के प्रति मेरे उद्गार है, मेरी फीलिंग है। जिसे मैं हिंदुत्व कहता हूं, जिसे मैं राष्ट्रवाद कहता हूं, वो यही देश है। इस देश से उत्पन्न हुई फिलॉसफीज हैं और आज इन्हीं देश से उत्पन्न फिलॉसफर्स में से एक बड़े महान फिलॉसफर महर्षि अरविंद को उद्धृत करते हुए श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान नहीं रहेगा या तो हिंदुस्तान में विलय हो जाएगा। ये बेसिकली एक ही स्टेटमेंट है। मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा और या पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान वैसे भी नहीं रह चुका है। टेक्निकली जो आज की डेट में पाकिस्तान है उसका नाम बांग्लादेश है। तो ये स्टेटमेंट तो सही साबित हो चुका है। बांग्लादेश चूंकि एक मेजॉरिटी रीजन हुआ करता था, एरिया हुआ करता था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से टूट के अलग हो गया और आज वहां पे बांग्लादेश है। उसको वो इस पाकिस्तान नहीं कहते, जबकि उनके पास ऑप्शन था। वो यदि यूनाइटेड नेशन में जाते और ये क्लेम करते कि जो भी ट्रीटी पाकिस्तान एज अ स्टेट ने साइन की थी उसके हम सक्सेसर हैं, हमको वो ट्रीटी मिलनी चाहिए, तो वो उनको मिल जाता क्योंकि वो बड़ा पार्ट थे पाकिस्तान का। या अगर वो ये क्लेम कर देते कि हम पाकिस्तान हैं, तो फिर भी ये, जैसे कि आपको पता हो, जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के लोग चले गए थे यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने कहा कि हम यूएन चार्टर को नहीं साइन करेंगे, हम यूएन चार्टर के ओरिजिनल मेंबर हैं, क्योंकि आर्टिकल 3 या 5 में, मुझे देखना पड़ेगा, आर्टिकल 3 में आई गेस या 5 में मेंबरशिप ऑफ द यूएन चार्टर के बारे में दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ओरिजिनल मेंबर हैं, क्योंकि हम इंडिया ही थे और आज हम पाकिस्तान है। तो फिर यूएन एक कमिटी बनाया और उस कमिटी को बनाने के बाद ये उसका आंसर दिया था कि पाकिस्तान सक्सेसर ऑफ द ट्रीटी नहीं हो सकता बिकॉज इंडिया है वहां पे। उसी तरीके से जब पाकिस्तान टूटा था तो ये क्लेम बन सकता था कि पाकिस्तान कौन है, बांग्लादेश पाकिस्तान है या पाकिस्तान पाकिस्तान है। तो बांग्लादेश के लोगों में समझ आ चुकी थी, जो गलती उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से किया था और जिसका कर्म वो भोग चुके थे, कि हम पाकिस्तान नहीं बन सकते क्योंकि नेचुरल जो एंटिटी है वो बांग्लादेश है। तो उन्होंने पाकिस्तान को लेने की जहमत नहीं उठाई, पाकिस्तान नाम मांगने की जहमत नहीं उठाई। उसका कोई पेन नहीं किया। आखिर कोई सोचे कि क्यों नहीं कहा शेख मुजीबुर रहमान ने कि हमको पाकिस्तान चाहिए, जबकि पाकिस्तान की डिमांड उठाने वाले ये बंगाल के ही लोग हुआ करते थे जिन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। आखिर क्यों उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड नहीं की? उनको बोलना चाहिए कि हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं। पाकिस्तान उसी दिन खत्म हो गया था। महर्षि जो औरबिंदो थे वो वहीं साबित हो चुके थे सही। ये जो बचा हुआ है ये पाकिस्तान नहीं है। ये एक समझ लीजिए ऐसा, आई वुड से एक ट्यूमर है, लेफ्ट ओवर है, जो अपने आप को पाकिस्तान कहने की जिद किए जा रहा है।
इनको ये नहीं पता पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान का मतलब ज्योग्राफिकली क्या है, कल्चरली क्या है, हिस्टोरिकली क्या है। पाकिस्तान न तो हिस्ट्री था न हिस्ट्री में रहेगा। पाकिस्तान न तो ज्योग्राफी थी न ज्योग्राफी पाकिस्तान की बचेगी। पाकिस्तान न तो सोशियोलॉजी है न तो इसकी सोशियोलॉजी बनेगी। पाकिस्तान न तो पॉलिटिकल साइंस था न कभी पॉलिटिकली इसको अंडरस्टूड किया जा सकता है। पाकिस्तान भारत इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो मुसलमान हैं उनका इस्लाम को इंटरप्रेट करते हुए, इस्लाम को अंडरस्टैंड करते हुए जो पॉलिटिकल विजन है उसको वो पाकिस्तान कहते हैं, मगर दुनिया इसको टेररिस्तान के नाम से जानती है। क्योंकि जो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, वो अंडरस्टैंडिंग अंजम चौधरी की फॉर्म में यूके में प्रैक्टिस की जाती है और यूके उसको टेररिस्ट कह के जेल में डाल देता है। अंजम चौधरी लाहौर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। तो पाकिस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें अपनी हिस्ट्री चाहिए, उन्हें अपनी ज्योग्राफी चाहिए, उन्हें अपनी फिजिक्स चाहिए, उन्हें अपनी सोशियोलॉजी चाहिए, तो उनको नेचुरल बनना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान अभी वो चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान तो खत्म हो चुका है, टूट चुका है। और ये भी क्या है, टीटीपी से लड़ रहे हो, टीटीपी भी कह रही है हमको शरिया लॉ चाहिए, पाकिस्तानी भी कह रहा है हमको शरिया लॉ चाहिए। तो कौन सा शरिया चाहिए साला, यही नहीं पता चल रहा है। दो शरिया वाले आपस में लड़े पड़े हो। मैं आपको योगी जी का वो स्टेटमेंट सुनवाना चाहूंगा जो उन्होंने दिया था अभी, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था एक बार, ये दिस इज द स्टेटमेंट। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये था योगी जी का स्टेटमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था महर्षि अरविंद का। अच्छा एक चीज, क्या हिस्ट्री में हम पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं देखते? 1947 से पहले भी यहाँ पे ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की साइड या वो जो एरिया है वहां पर अलग हुकूमत थी और रेस्ट ऑफ इंडिया में अलग हुकूमतें थी, लेकिन वापस आना पड़ा इन द फोल्ड ऑफ द मेन कंट्री। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि इधर से उधर जाना ना। इस समय सबसे खराब सिचुएशन देख रहे हैं कि बॉर्डर से कोई आसपास जा भी नहीं सकता, मैट्रिमोनियल रिश्ते भी खत्म हो चुके हैं। इससे पहले नहीं हुए थे, सिर्फ एक रिलीजन के आधार पर। देखिए, रिलीजन को ये समझ नहीं पाए, इस्लाम को ये कभी समझ नहीं पाए। अच्छा, ये हर पाकिस्तानी कहता है कि इस्लाम कोई नहीं जानता, ये तो हर पाकिस्तानी भी कहता है कि वो फलाना है, वो इस्लाम का मिसयूज कर रहा है, इस्लाम यूज तो हुआ पर कभी लागू नहीं हुआ। ये सारा पाकिस्तान जानता है, वो खुद भी नहीं जानते। जो पाकिस्तान में इस्लाम की बात करता है वो उसको वो पाकिस्तानी नहीं मानते, उससे वो लड़ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि कौन सा, क्या इस्लाम आने से नेशनहुड खत्म हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। भारत में जिसको नेशन कहते हैं वो भारत कभी नेशन नहीं था, भारत हमेशा एक कॉमनवेल्थ रहा है, राष्ट्र जिसको आप सही, जिसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। तो प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान था कहां? भारत को, भारत के हिंदू भूमि को, हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक नियमों से चलाने का नाम पाकिस्तान है। भारत के हिंदू लोगों को इस्लामिक मोरालिटी देने का नाम पाकिस्तान है। भारत की हिंदू कल्चर को अप्रोप्रिएट करके उस पर इस्लामिक ठप्पा लगाने का नाम पाकिस्तान है। बिरयानी मुगल लेके आए थे, तुम जो ये बनाते हो डिशेज, ये मुगलों के यहाँ पे बनती है, ये क्या नाम है, सेंट्रल एशिया में खाते हैं। सेंट्रल एशियन मसाला बर्दाश्त कर पाएंगे? ये जो तीखे तीखे मसाले डालते हो, लाल हो जाते हैं बेचारे, वो उनके बस का नहीं है मसाले को ट्राई वो करना। और गाय खाना तो सीख लिए पर घोड़ा खाना सीखा ही नहीं। जरा घोड़ा खाओ, सारा सेंट्रल एशिया घोड़ा खाता है बैठ के। और झूठ यहाँ पे क्या पढ़ा दिया इन मूर्खों को कि अफ्रीका से आए थे जी सब, और उसके बाद यूरोप ने दुनिया को बता दिया कि सबकी मदर टंग जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की, एटलीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो लैंग्वेज है उसका जो बेस है, उसकी जो माँ है वो संस्कृत है।
तो संस्कृत की तो स्थापना यहाँ पे की गई भारत में, इसमें तो कोई शक नहीं है, संस्कृत सेंट्रल एशिया से नहीं आया। और संस्कृत ही सब लैंग्वेज का बेस है भारत में बोले जाने वाली उसका। आप तमिल को भी देख ले, वो भी क ख ग घ है। आप ये कह दे भाई तमिल संस्कृत का बेस है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तमिल संस्कृत से बेहतर है, मैं ये मानने को भी तैयार, मुझे कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि तमिल भी जितनी मेरी भाषा है उतनी भी संस्कृत मेरी भाषा है। लेकिन पॉइंट ये है कि भारत का हर भाषा क ख ग घ है। इवन आपको पता हो या ना पता हो रोहित दादा, तिब्बत की जो भाषा है वो भी क ख ग घ है, पता है आपको? अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। नो, तिब्बतियन आप अभी बच्चों को दिखा दिए, यूट्यूब पे जाइए और लिखिए तिब्बतियन लैंग्वेज, द लेटर्स ऑफ तिब्बतियन लैंग्वेज, वो क ख ग घ है। अल्फाबेट ऑफ, हाँ अभी लीजिए ना, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ तो अभी पढ़ा जाऊंगा। ठीक है ना? मैं शेयर कर दूं यदि आप कहें तो? बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए, मैं दिखाता हूं। और यही मुझे दुख लगता है कि हम अपनों ने इसको नहीं माना। अपने क्यों मानेंगे? उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज, क्योंकि मौलाना लोग उनको दिखाते हैं कि भाई आप तो बिल्कुल अलग हो, आप तो बिल्कुल अजीम हो, आप तो कुरान के हो, आप तो इनको, मैं वंदे मातरम बोलने में आपको प्रॉब्लम आती है। मैं कह रहा हूँ मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए ये देखिए, देख आपने शेयर कर दिया? यस, इट इज हियर। 谢谢孙主。他卡嘎nga cha cha ja nya ता, ये तो ता हिंदी जैसा लग रहा है। हाँ, उल्टा दा ना। अरे भाई क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, अब अभी उसमें कहीं कहीं उसमें दुराय नहीं है कि ये बिल्कुल सेम हिंदी है और वही स्क्रिप्ट भी दिख रही है लगभग। स्क्रिप्ट लिखने का, स्क्रिप्ट जैसे क ख ग घ उड़िया में लिखा जाता है अलग तरीके से, क ख ग घ बंगाली में लिखा जाता है अलग तरीके से, तमिल में लिखा जाता है अलग तरीके से, बट सबका बीज क ख ग घ है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही। यस, मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं सबसे, जितने भी लोग 380 पीपल वाचिंग अस लाइव एट द मोमेंट, सबके सब हमें सब्सक्राइब करें। जो लोगों ने कर दिया है वो एक बार चेक कर लें, क्योंकि आजकल YouTube जो है वो अनसब्सक्राइब अपने आप कर देता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप अनसब्सक्राइब। मेरा भी चैनल को, नए वाले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अभिषेक मिश्रा जी का भी एक चैनल है, उसको भी एक बार चेक करें, सब्सक्राइब करें। आप उस एक चैनल लिखा हुआ नीचे @अभिषेक मिश्रा लॉ, आप दबाएंगे YouTube पे तो @अभिषेक मिश्रा लॉ YouTube पे, और साथ में हमारे इस प्रोग्राम को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। मैं आऊंगा अभी एक और चीज पे, एक कमेंट ले लेते हैं। सुनील शालिनी कोचरू, अभिषेक जी ज्ञान बहुत ज्यादा है भाषाओं के ऊपर, वेरी गुड। ये तो अभिषेक जी की खूबी है, अभिषेक जी को बहुत सारे लोग बोलते भी। मैं एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा सबको, ये वीडियो एक बार देखेंगे कि पाकिस्तानी कैसे अपने आप को भारतीय बोलना पसंद करते हैं, क्यों भारतीय बोलना पसंद करते हैं, क्यों इंडियन बोलना पसंद करते हैं। वीडियो सुनिए। इंडिया का नहीं, मतलब पाकिस्तान का भी नहीं है, ये आदमी के सिर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी है, ये यूके का है। जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट, हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर हम उस पे लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज कस्टमर नहीं आएगा। तो मेरे एक जापानीज बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ पाकिस्तान चले, तो उनका मेरे से पहला सवाल ही ये था कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट मुल्क है। माफी चाहूंगा, ये जापान का था। हाँ, तो पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी खत्म है, उनकी आइडेंटिटी ही बहुत खराब है। प्लीज नाउ अभिषेक, वो तो मिसयूज कर रहे हैं ना, ये तो मैं कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते इंडियन से, टू बी ऑनेस्ट। देखिए
बहुत कम मिलेंगे ऐसे जो वाकई में इंडियन उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और रिलीजन के उसमें वो इतना सन चुके हैं कि वो उस दायरे से बाहर नहीं, सब नहीं है ऐसे, लेकिन उनका जो वाकई में इस डिस्टिंक्शन को समझते हैं, अपने कल्चरल हेरिटेज को वो पहचानते हैं, वो पाकिस्तानी बहुत कम बचे हैं। उनकी संख्या मुश्किल से 100 में आप 10 कह लें। मैं जानता हूं ऐसे 10 लोगों को जो कि अपने आप को कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, मगर हमारा कल्चरल हेरिटेज इंडियन है, हम इंडियन है, इस पर हम प्राउड लेते हैं। ये तो वो पाकिस्तानी है जो ये कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए जी हमें इंडियन लिखना पड़ता है, उसका भी हम पैसा ले लेते हैं। चूंकि मैंने तो देखा हुआ है पाकिस्तान के ही किसी यूट्यूब चैनल रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन में एक आदमी बोला था जी हमें लिखना पड़ता है, पर क्या हुआ, हम उनका लिख करके फिर उनसे ही आगे निकल जाते हैं और ये और वो। तो वो कोई आपसे प्यार में नहीं लिखते, मजबूरी में लिखते हैं, बिजनेस करने के लिए लिखते हैं। अभी वो जो हमें और आपको भले यहाँ के कम्युनिस्ट जो है वो बेकार का ज्ञान दे दे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक हेरिटेज इन इंडिया या इस्लाम का कल्चर, अच्छा कोई मुसलमान ये किताब नहीं लिख रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदुइज्म इन इस्लाम, वो सारा कोई नहीं लिख रहा है। ये एक तरफा गंगा बढ़ाए पड़े हो कि भैया कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम इन इंडियन हेरिटेज। अब भाई वो भी बता दो, पाकिस्तान में कोई लिख दे, बांग्लादेश में कोई लिख दे, सऊदी अरेबिया में लिख दे कि भैया हिंदुइज्म ने ये कंट्रीब्यूट किया है, ये हमें दिया है। तो और देखिए मैं बात ये समझता नहीं था, मगर ये देखिए इस देश में हिंदू फोबिक लोग रहते हैं, वो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं और वो हमारे आपका नाम यूज करते हैं, बट उनको हिंदुइज्म से कोई प्यार नहीं है बल्कि नफरत है। मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप हिंदुइज्म से प्यार नहीं करो, मगर वो हिंदुइज्म से नफरत करते हैं, ये दिक्कत का घर है। और उनके चूंकि नाम आपके हमारे जैसे हैं तो हम लोग को ये बात मुझे ये बात समझते समझते 37-38 साल लग गए। मुझे तो 30-32 साल की उम्र तक तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं तो सबको एक जैसा समझता था कि जो मेरी सोच है वही सबकी सोच है। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत देर से आई मेरे अंदर। खैर एनीवेज, तो पॉइंट क्या है कि ये जो कर रहे हैं ये अपॉर्चुनिस्ट है। ये आप कल को मौका मिलेगा इंडियन और इस्लाम का कुछ आ जाए, वो वहां बैठ जाएंगे जाकर के। उसमें उनको इंडियन हेरिटेज से कोई लेना देना नहीं है, न इंडियन हेरिटेज को वो पढ़ाते हैं। भाई सारी दुनिया में कल्चरली इंडियन हेरिटेज को, आज मेरे एक फ्रेंड ने बताया, रशियन है, कि मॉस्को में इंडिया वीक मनाया जा रहा है। सारी दुनिया में इंडिया वीक मनाया जाता है, सारी दुनिया में। इंडिया में कोई जर्मनी वीक और यूएस वीक और ये नहीं बनता, लेकिन मॉस्को में, जर्मनी में दुनिया भारत के सेलिब्रेशन को, भारत के सिविलाइजेशन को सेलिब्रेट करती है। मैं हैम्बर्ग में था, हैम्बर्ग में हैम्बर्ग इंडिया वीक मनाया जाता है। मैं उसमें पार्टिसिपेट ले चुका हूं। आपको सुनने वाले जो जर्मनी में रहते होंगे वो ये बात आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। पर पाकिस्तान में और भारत के मुसलमानों को क्या सिखा दिया इन कम्युनिस्टों ने कि इंडियन कल्चर गंदा कल्चर है, हम गाय का गोबर खाने वाले हैं, गाय का मूत्र पीने वाले लोग हैं। और अकबर ने और इन लोगों ने आकर के हमें सिविलाइजेशन दिया। ये झूठ जो ये बोलते हैं ना, तो अरुण सिंह जी, अगर आपको नया नॉलेज अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल जाएं और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज और ये है, एक जनाब है जाट बॉय, एक्चुअली पाकिस्तान की आईएसआई के बहुत सारे फेक ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि लिखते रहते हैं, कह रहे हैं अभिषेक जी को बांग्लादेश भेजने देना चाहिए। अभिषेक जी वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज में रह चुके हैं और ऐसे कंट्रीज में रह चुके हैं जहां 100% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अभिषेक जी, डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी बांग्लादेश को कि सुनो हिंदूज पे अटैक टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये धमकी क्या एक बहुत लेट नहीं है? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को मेरा बहुत 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 आभार। मैं बड़ा नाराज था प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि उन्होंने टैक्स लेकर के हमारी कमर तोड़ दी है। इतना गुस्सा था मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकता आपसे। क्योंकि हम लोग को भी जीने दो यार, हम लोग जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास में अगर आ गए अपनी मेहनत से, तो एक घर बना ले, कुआं बना ले। आप आकर के स्टैटिस्टिकल जार्गन से आप हमारा दुख नहीं कम कर सकते। मैं ये वित्त मंत्री जी को बोलना चाहूंगा कि वो सारे स्टैटिस्टिकल जार्गन हमारे हाथ में समझ नहीं आते, तो हमें वो समझ में नहीं आता। तो हमें भी जीने दें, हमें भी खुलकर थोड़ा एक अपनी जिंदगी में कोई प्रॉपर्टी बना लेने दे, घर खरीद लेने दे। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मेरे दिल में जो भावना, जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो हमेशा बढ़ता ही। आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर कह दिया कि भाई हिंदुओं पे ये जो अत्याचार हो रहा है ये बंद करो। ये शब्द बोलने का ना, ये जो शब्द बोलने की जो करेज चाहिए था वो छिपा दिया गया था, इस देश से उसको दबा दिया गया था। हिंदुइज्म की बात करना यहाँ बिगटरी मानी जाती है या कम्युनलिज्म माना जाता है,
यहाँ पे रिलीजन के एक रिलीजन के एक समुदाय के लोगों को हक है कि वो इंडियन गॉड और गॉडेसेस और इसको जो है वो बुरा भला और ये सब बता सके, लेकिन आप एक कंपैरेटिव स्टडी एक हिंदू कर ही नहीं सकता था। तो पॉइंट ये है कि ये उस देश में जहां हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, उस देश में जहां हिंदुओं के साथ जो है वो इंक्विजिशंस हुए, लेकिन इन्होंने थ्रू द नॉलेज सारा कुछ इन्होंने जो है ना वो पेंट करके अलग रख दिया। भाई जिस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर आपने एक मौलाना ना को बना दिया, वो भी अरब में पैदा हुआ मौलाना, उससे बड़ी आप त्रासदी आप क्या करेंगे जब द मैन हु न्यू नथिंग अबाउट इंडिया बिकेम द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए। और उनकी मैं कहीं आज, ये तो मुझे भी बहुत दुख लगता था, लेकिन मैं आज कहीं सुन रहा था, उसमें कोई प्रोफेसर साहब वो बता रहे थे कि उनकी जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो कमिटी ऑफ एडवाइजर्स थी, उसमें खाली 2 ही यूनिवर्सिटी के लोग थे, जामिया मिलिया और अलीगढ़। और ये तो उन्होंने अपनी बात, अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना साहब खुद कहते हैं कि मैंने इस्लाम का और कुरान के अलावा कोई अध्ययन ही नहीं किया आज तक। एंड द मैन वाज मेड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई एक आचार्य, कोई ऋषि जो वेद का जानकार हो, वो सऊदी अरेबिया का एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा, वो जर्मनी का एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा जिसको बाइबल का भी नहीं पता हो। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता था। ये इतना फ्रॉड किया गया इस देश में, इतना फ्रॉड किया गया दादा, जितनी बात की जाए उतना कम है। राइट। एक खबर मैं देना चाहूंगा, जो खबर शायद मैं सबसे पहले दे रहा हूँ यूट्यूब पर, इससे पहले किसी ने नहीं दी। वो ये कि आज सुबह से एक इंडियन हैकर्स है जो कि पता नहीं कहां पर हैं, उन्होंने अपना नाम हैक्टिविस्ट वैनगार्ड रखा हुआ है। वो हैकर्स या ये इंडियन हैं या कौन है, वी डोंट नो, लेकिन इन्होंने खुद बोला कि हम इंडियन हैं। इन्होंने पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट को हैक किया आज सुबह से। इन्होंने उससे पहले बोल दिया था कि आज हमारी टीम पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनके वेबसाइट्स को हैक करेगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है आज दूसरे रिलीजन्स पे। साथ में ये भी कि आज क्योंकि इंडिपेंडेंस डे, इसलिए तो इन्होंने सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट को हैक किया पाकिस्तान की। उसके बाद साथ साथ इन्होंने एक पाकिस्तानी एयरफोर्स की वेबसाइट को हैक किया। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट को हैक किया, और इन्होंने हैक किया एक और थी वेबसाइट, वो थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट को हैक किया। एक और नेशनल पुलिस एकेडमी की वेबसाइट को भी हैक किया। बहुत सारी वेबसाइट्स हैक हुई हैं। तो ये भी कि इंडियन हैकर्स भी देशभक्ति का काम कर रहे हैं सर आजकल। देखिए, इंडियन होने का मतलब, मैंने कहा ना कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं ये देश रहना चाहिए। हम लोग तो बहुत छोटे से लोग हैं, माँ भारती के लिए आएंगे जाएंगे, 60-70 साल का जीवन होता है, इससे ज्यादा क्या ही कोई जीवेगा, कोई 80 चला जाएगा। लेकिन इस 60-70-80 साल में हमारा ये काम है कि ये जो भूमि है, जिस भूमि ने ज्ञान का, जब हम कहते हैं हम भारतीय हैं तो हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है कि ये भूमि स्वतंत्रता की भूमि है, ये फ्रीडम की भूमि है, लिबर्टी की भूमि है। ये यूरोपियन देन नहीं है फ्रीडम और लिबर्टी, और ये भारतीय देन है। हमने अपने आप में दुनिया में सारी फिलॉसफी का सम्मान करने का अगर कोई मादा और गट्स और करेज रखता है तो उसको भारतीय कहते हैं। तो ये दिस लैंड शुड बी द लैंड ऑफ नॉलेज, दिस लैंड शुड रिमेन द लैंड ऑफ विजडम एंड सीकिंग। देयरफॉर मैं फिर वही कहूंगा कि भारत पर मिटने के लिए हजारों लोगों ने तलवारों पे अपनी सर वार दिया, मगर अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी पहचान नहीं छोड़ी, इस मिट्टी से अपना नाता नहीं तोड़ा। तो हम उन्हीं लोगों में से हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म को चलाते रहने के लिए अपनी गर्दनों को कटवा दिया। सही बात है। और तो ये जो आपका प्रश्न पे आ जाता हूं मैं, ये जो हैकर है, ये भी ऐसे ही भारत का बेटा है, भारत का लाल है। इन्हीं लोगों की वजह से आज आप रोहित शर्मा है और मैं अभिषेक मिश्रा हूं, वरना अटैक तो वो प्रचंड हुआ था, अटैक तो वो प्रचंड हुआ था 1000 साल का, कि ईरान जो है पर्शिया ईरान बन गया, इजिप्ट जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक इजिप्ट बन गया, सबकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई।
लेकिन हर हर महादेव आप भी बोल रहे हैं और हर हर महादेव जय श्री राम तो हम भी बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। जय श्री, सही बात है। अच्छा, साक्षी जी बोल रही हैं कि हमारे बचपन में पढ़ाया गया कि अकबर महान था, जबकि वो हमारे गुरु गोविंद सिंह सरबंस दानी हैं। मतलब ये कि हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया कि हमारे इंडियन हीरोज। देखिए, आपको अगर अब आपका अगर एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना है तो वो तो मुगलों को वो बनाएगा भाई हीरो, उसने बना दिया मुगलों को हीरो। आपने दे दी थी किताब, आप बाकियों को आपने कह दिया तुम कास्ट में लड़ जाओ, तुम उसमें लड़ जाओ, वो अपना काम करते रहे और उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी फोर्स खड़ी कर दी है स्टूडेंट्स के फॉर्म में, एक यंग जनरेशन के फॉर्म में जो अपने आप से नफरत करती है। किताबों का तो यही प्रभाव है ना, हर कोई किताब पढ़ के उसके बीच में जो नहीं लिखा है और जो लिखा जाना चाहिए उसको पढ़ने की समझ नहीं लगता। कुछ लोग जो पढ़ते हैं उसी को ज्ञान मान लेते हैं। एबिलिटी टू फाइंड गैप, आइडेंटिफाई गैप, ये हर किसी में नहीं आता। जो लोग पढ़ते हैं उसको सत्य मान लेते हैं। हमको और आपको यह पढ़ा दिया गया कि भगवान श्री राम ने तो जो है वो सीता माता को छोड़ दिया था, तो आज की लड़कियां ये कहने को तैयार है कि हमको भगवान राम के जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए। वो ये नहीं, उनको देखने का ये नहीं बताया गया कि उसी प्रभु श्री राम ने न कभी उन्होंने भी शादी नहीं की। एक पत्नी के लिए जाके वो लड़ गए सारी दुनिया से। वो चाहते तो छोड़ देते, लड़कियों की कमी थी क्या? राजा आदमी थे, लोग लड़कियों के लिए अपनी शादियां करवा लेते थे। इस देश में ऐसे भी लोगों ने जिन्होंने अपने राजपाट बचाने के लिए अपनी लड़कियां देके शादी करवा ली है। ऐसे में श्री राम थे कि अपनी वाइफ के लिए वो गए और उन्होंने रावण जैसे सर्वशक्तिशाली और त्रिकाल विजेता से लड़ाई लड़ी और माता सीता को छुड़वा करके लाए। और अगर उन्होंने माता सीता को समाज के कहने पे, चूंकि वो समाज के आदमी थे, ही वाज अ मर्यादा पुरुषोत्तम, वो कोई लॉ गिवर नहीं थे कि हम लॉ दे रहे हैं और ये वो मर्यादाओं को फॉलो करने वाले थे। तो समाज की मर्यादा के ऊपर अगर उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया तो खुद क्या गुलछर्रे उड़ाए उन्होंने। प्रभु श्री राम ने क्या औरतों के हरम लगा दिए थे? चाहते तो कमी हो जाती क्या उनको? चाहते तो श्रीलंका से नहीं उठा के ले आते। एक लड़की को नहीं छुआ उन्होंने श्रीलंका में। चाहते तो वो भी कह देते कि भाई जाओ युद्ध में। युद्ध तो उन्होंने भी लड़ा। उनके जो युद्ध की मर्यादाएं हैं और जो बाकी दुनिया की युद्ध की मर्यादाएं हैं, जरा कंपेयर कर लीजिए, सब सामने आ जाएगा। भारत, जब रावण मरा तो शत्रु भी ऐसा था कि उन्होंने कहा जाओ ये बड़ा ज्ञानी है, इससे वो लेकर के आओ, ज्ञान लेकर के आओ। कोई उन्होंने वहां पे लड़कियों को ले जाकर के भारत की मंडियों में बेचने का काम नहीं किया प्रभु श्री राम ने, भारत की या किसी और मंडियों में कि ये आओ श्रीलंका की लड़कियां लेके जाओ, हमारी वाइफ को लिया। वो कर सकते थे ऐसा, पर मंदोदरी को उन्होंने छूने का भी नहीं सोचा। माता कहा उन्होंने, बाकी लड़कियों को तो लड़कियां ये तो देख रही हैं कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, तो उन्होंने स्वयं भी एक रिश्ते ली सारी जीवन, बाकी किसी से उन्होंने कोई रिश्ता नहीं रखा। अगर माता सीता को कष्ट रहा तो उन्होंने कौन सा एंजॉयमेंट किया? और अगर आप प्रभु श्री राम जैसा पति नहीं चाहते तो फिर तो आपके ऊपर वो है जिन्होंने लंका बना दी, लंका जला दी, जिन्होंने समुद्र राम सेतु बनवा दिया माता सीता को ढूंढने के लिए। वो चाहते तो छोड़ के चले जाते, नहीं किया उन्होंने ऐसा। एक क्वेश्चन वाइज तो सीरियस, क्या अभिषेक जी जो आप बोल रहे हैं वो इंडियन सिस्टम में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अन इंडियन बनाना था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का काम था भारतीय एजुकेशन सिस्टम में से भारत को निकालो। मुगलों को अगर आप अपना मानते हो, जिन लोगों ने बाबरनामा की किताब में लिख दिया कि यहाँ के लोग गंदे काले हैं, इनको एजुकेशन का मतलब नहीं है, इनको किसी चीज का मतलब नहीं है, वो लोग आपके कैसे वो महान बनते? गाने भी बनते हैं तो अब मेरा वतन मेरा वतन। वतन और राष्ट्र एक चीज नहीं होता। आपने कभी ये शब्द सुने? आज की फिल्मों में मैं सुन रहा था, आज मैं आ रहा था जब यूनिवर्सिटी से घर, तो मेरा इंडिया सबसे महान है, गौर से दुनिया वालों इंडिया पे बुरी। व्हाट इज इंडिया? एक गाने में नहीं था कि मेरे भारत को। एक मनोज कुमार जी हुआ करते थे जिन्होंने भारतवर्ष शब्द का उपयोग किया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो भी गा सकते थे जब जीरो दिया मेरे इंडिया ने। तो इस देश के लोगों को इतना ज्यादा दिग्भ्रमित कर रखा है कि अब उनको वापस लाने के लिए बहुत किताबें लिखी जाने की आवश्यकता है। इस देश में तो जो ब्यूरोक्रेट भी बन रहा है वो इन्हीं की किताबें पढ़ के ब्यूरोक्रेट बन जाता है, उसके बाद जाकर के वो गरियाता है सबको। वो सुनना ही नहीं चाहता किसी को, गलती से वो ब्यूरोक्रेट बन गया, उसको लगता है सारी दुनिया का ज्ञान मेरे पास है। राइट। साक्षी जी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंडिया मैटर्स जय हिंद
gmail.com, India Matters Jai Hind @gmail.com पर मैं आपसे फर्दर बात करूंगा। डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन लूंगा आपका। 574 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। एक बहुत बड़ी खबर जो अभी पाकिस्तान से आई है वो ये है कि वहां पर एक इस्लामाबाद किसी और इंडिया में भी ऐसा होता है, इस्लामाबाद में एक बेल्जियन लेडी के साथ 5 दिन तक उसको बंधक बना के रेप किया गया, उसके बाद हाथ पैर बांध के उसे सड़क पे फेंक दिया गया। ये इंडिया में भी रेप होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, और यहाँ की पुलिस उसे सख्ती से देखती है, योगी की पुलिस हो या कोई और हो। मैं ममता बनर्जी को भी इस पे बोलना चाहूंगा कि वो भी सख्ती से देखें। लेकिन एक चीज, इससे पहले भी एक फॉरेनर लेडी के साथ रेप हुआ था, वो झारखंड में हुआ था, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में कम से कम इतना है, और झारखंड में जो हुआ था वो भी एक आध कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो हद होती जा रही है। इससे पहले एक जर्मन सिटीजन था जिसकी जो बाइक पर पूरे कंट्री से घूमता हुआ आया था, जर्मनी से पाकिस्तान तक, उसकी बाइक छीन ली गई और उसके पैसे चोरी कर लिए गए। ये कैसे, इतना अराजकता कैसे दिख रही है पाकिस्तान में? देखिए, अराजकता नहीं है। पहली बात तो मैं ना ये दादा साफ साफ कह दूं कि ये कहीं भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी समाज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहा है। ग्रूमिंग गैंग और ये सब चीजें, दूसरों की लड़कियों को ले आकर के उनका रिलीजन बदल देना, पाकिस्तान में इसके मैनिफेस्टेशन दूसरा है। बेल्जियन लेडी के साथ रेप नहीं किया, वो रेप का मतलब क्या होता है? नॉन कंसेंशुअल सेक्स। जब एक स्त्री आपको कंसेंट नहीं देती अपनी शरीर के साथ खेलने का, उसके साथ भी आप उसके शरीर के साथ दुराचार करते हैं, तो उसको व्याभिचार कहा जाता है, उसको रेप कहा जाता है। तो जब आप किसी को फोर्स करके, किसी को ग्रूम करके, किसी को कुछ करके, ये एक भारत के ही लोगों का ऐसा मानसिकता क्यों बनाया गया है कि वो सारी दुनिया का इस्लामाइजेशन करना चाहते हैं। वो सोचते हैं सब कल्चर खत्म हो जाएगा और सिर्फ इस्लाम रहेगा। भारत का जो मुस्लिम है वो कहता है नेशनलिज्म बुरी चीज है, और अरबी जो है ताल ठोक के करा महरब है, महरब है, महरब है। सला मैंने कल मैं अर्जुन जी के चैनल पे था, मैंने 10 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा के दिखे, हर कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम जरूर लिखा था, लेकिन अरबी जरूर लिखा था। कोई अपने आप को अरबिया से नहीं होता। यहां पे एक इस्लाम आया तो आपकी जो है वो नेशनलिटी खत्म हो गई। भाई बात समझनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पे बहुत से लोगों को बेसिक कल्चर सिस्टम नहीं है, वो इस्लाम को स्टैंड अलोन रिलीजन ले लेते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब तक। और भारत के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी उसको एक्सप्लेन, वो भी उसको एज ए स्टैंड अलोन रिलीजन लेके बताते हैं। वो ये नहीं समझा पाते कि जब साजिद नोमानी ताल ठोक रहा है, कह रहा है कि अब ये एडम जो है वो यहाँ पैदा हुए थे श्रीलंका में कहीं पे, उनका ये है कि अब ये लैंड इस्लाम का लैंड है। तो अगर तुम ये बात कहना चाहते हो कि इस्लाम का लैंड है, तो मैं तो एक हिंदू हूं, मैं कहता हूं यहाँ सिख पैदा हुए, यहाँ जैन धर्म पैदा हुआ, यहाँ पे गौतम बुद्ध धर्म पैदा हुए। मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ही सिख हूं। जरा आप बोल दो एक मुसलमान कि मैं ही जूस हूं, मैं ही क्रिश्चियन हूं। सारी दिन तो टीवी पे बैठ करके आकर के गाली देते रहते हो कि यहूदी है, वो एजेंट यहूदी है। ISIS वाला अबू बकर को कह दिया था वो तो यहूदी है जी, मुसलमान बन के बैठा पड़ा है। पॉइंट ये कि क्लैरिटी ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। स्टैंड अलोन चीजों को समझ के कुछ अरबिक कल्चर को वो रिलीजन मान के फॉलो कर रहे हैं। अपने भाइयों बहनों से बैठना पड़ेगा। हो सकता है इस प्रोसेस में कुछ लोगों की हत्या हो जाए, क्योंकि कई लोग उद्वेलित हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको इतना सेंसिटिव बना दिया है कि तुम कुछ सुनो ही नहीं, कुछ डिस्कशन ही नहीं करो। वरना मैं कह रहा हूं ताल ठोक के आओ, डिस्कशन डिबेट करो। लेकिन ये जो कम्युनिस्टों ने जो किया ना कि वो आप उनका एक कोई बताइएगा कि भैया ये 72 लोग कह देंगे क्या देखो परिया है। जो एक फॉल्स इक्विवेलेंस और ये कंपैरिजन करते हैं ना, ये बड़ा दिक्कत का घर है। आप कहिएगा कि देखिए इस्लामिक जिहाद के नाम पे आतंकवाद होता है, तो यहाँ पे मौइज्म भी है, सब बहुत सारे हिंदू भी आतंकवादी है, मौइस्ट भी आतंकवादी है, तो इसमें इस्लाम का क्या लेना? वो ये बताना नहीं चाहते कि भैया गजवाए हिंद करके कॉन्सेप्ट है बकायदा जिस रिलीजन में कि भाई आपको भारत का इस्लामीकरण करना है, आज नहीं तो कल। वरना इस्लाम के आने के बाद ही भारत पे इतनी तेजी से आक्रमण क्यों हुए? उसके पहले क्यों नहीं हो रहे थे भारत पे आक्रमण? और जो आक्रमण किए वो सारे के सारे मुसलमान क्यों थे? वो किसी और धर्म के क्यों नहीं हुए? क्रिश्चियनों ने क्यों नहीं आक्रमण किया? बुद्धों ने क्यों नहीं आक्रमण किया? एक रिलीजन के नाम पे ही क्यों आया, चाहे वो कोई भी आ रहा हो। चंगेज खान इंडिया के बॉर्डर से आकर के लौट गया
और यहाँ पे हमको आपको क्या बता दिए कि खिलजी जिसने भारत की किताबों संस्कारों सबको जला दिया वो इसलिए महान है भैया, कहा कि उसने ना बाजार रिफॉर्म किया था। हमको आपको बाजार रिफॉर्म नहीं पता था। वह देश जो दुनिया का टॉप मोस्ट इकोनॉमी था उसको मार्केटिंग रिफॉर्म्स नहीं पता थे। और वो एक ट्राइबल वाला मार्केटिंग रिफॉर्म की अगर तुम वो करोगे तो तुम्हारी चमड़ी खींच लेंगे, जला लेंगे। ये जो ट्राइबल वाला जस्टिस सिस्टम है उनका, उसको वो ग्लोरीफाई करते हैं, उसको वो नॉलेज समझते हैं। ये कम्युनिस्टों की देन है इस देश में। राइट। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था ये नंदन जी का, नंदन लोधी। इन्होंने पूछा कि इंडिया की इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गई बांग्लादेश में। अब ये रही मेरे पास उनका क्वेश्चन भी है। खुफिया एजेंसीज क्यों फेल हो गई बांग्लादेश में? खुफिया एजेंसीज इंडिया की फेल हुई ऐसा आपको बोला किसने? पहली चीज, क्या आप एक दंगा हो रहा है उसमें खुफिया एजेंसी क्या कर लेगी? खुफिया एजेंसी को पहले दिन से पता था, सब कुछ पता था कैसे शेख हसीना बची, और फाइनल मोमेंट पे हमारे एयरफोर्स चीफ, हमारे आर्मी चीफ अंदर एंटर किया और बांग्लादेश के आर्मी चीफ को धमकी दी कि समझ जाओ हम अंदर भी घुस सकते हैं ढाका में, और आप अगर शेख हसीना मारी गई तो 15 मिनट में आर्मी बांग्लादेश में घुसेगी और 24 घंटे में ढाका में होगी। ये इंटेलिजेंस का ही इनपुट था, अदरवाइज नहीं हो पाता। इंटेलिजेंस कितने प्यार से और कितने आसानी से बाहर निकल आई लेकर के शेख हसीना को। ये इंडिया की इंटेलिजेंस की और इंडिया की आर्म फोर्सेस की बहुत बड़ी जीत है। आप लोगों को क्योंकि सब कुछ प्लेट पे करा हुआ मिल जाता है, इसलिए आपको लगता है कि इंडिया फेल हो गया। इंडिया फेल नहीं हुआ। इंडियन, अगर आप देखें 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल 15 साल पहले की हर महीने 2-3 ब्लास्ट होते थे। आज क्यों नहीं होते? क्योंकि ये इंडियन इंटेलिजेंस की सक्सेस है कि ब्लास्ट होने से पहले पकड़ लिया जाता है। ये खबर कि ब्लास्ट होने से पहले किसी आतंकवादी को पकड़ लिया, ये 7वें पेज पे छपती है, 5वें पेज पे छपती है। हेडलाइन तब बनती है जब ब्लास्ट हो चुका होता है। तो अगर वो ब्लास्ट होने से पहले पकड़ लिया किसी को, तो वही तो हमारी अचीवमेंट है, वही हमारी एजेंसीज की अचीवमेंट है। वरना पाकिस्तान तो आज भी पूरी कोशिश कर रहा है ना, पाकिस्तान आज भी आतंकवादी भेज रहा है ना, टेरर कैंप चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, वहां पे लश्कर के लोग और जैश ए मोहम्मद के लोग लगे हैं ना अपने काम में। ये बात समझने वाली है कि हमारी इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी अचीवमेंट है। फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने वैसे बोला है कि एक जाट बॉय है वो अब भी अपनी लगाए पाकिस्तानी फेक अकाउंट, नो डाउट अबाउट इट। कल ही हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए, यस जवान शहीद हुए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपका पहले तो ताज होटल पे अटैक होता था, पहले तो रघुनाथ मंदिर पे जो हमले होते थे, और पहले राम मंदिर पे जो अयोध्या में और वाराणसी में जो हमले होते थे, क्या वो बंद नहीं हो गए? क्या दिल्ली की सड़कों पे ब्लास्ट बंद नहीं हो गए? क्या मुंबई के सड़कों पे ब्लास्ट बंद नहीं हो गए? बंद हो गए। यस। फाइनल क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे, और छोटे में आंसर लेना चाहूंगा। क्या फाइनली आप देखते हैं कि उन्होंने बोला कि अखंड भारत पक्का बन के रहेगा, योगी जी ने इसी स्पीच में बोला था, अखंड भारत आप देखते हैं बन सकता है? जिस दिन पाकिस्तानियों में ज्ञान आएगा खुद ही अखंड भारत हो जाएंगे। जो पाकिस्तानी समझ जाता है खुद को भारतीय कहने लगता है, भाई अखंड भारतीय है। जब एक पाकिस्तानी जाकर के जापान में कहता है ये हिंदू, ये इंडियन रेस्टोरेंट है, जब वो हिंदू लिखता है तो हिंदू ही तो लिख रहा होता है। तो अखंड भारत है, अखंड भारत है। पाकिस्तान के लोगों में अखंड भारत है जब वो कहते हैं वी आर इंडियन। अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या है कि अखंड भारत और इस्लाम साथ में नहीं रह सकता। ये उनकी प्रॉब्लम है, जिनको ये सिखा दिया गया कि भारत और इस्लाम साथ में नहीं रह सकता, तो भारत तो इस्लाम के साथ रह सकता है। अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को डिटरमाइन करना है कि क्या इस्लाम भारत के साथ रह सकता है। क्योंकि अरबियों का इस्लाम तो भारत के साथ रहने के लिए तैयार है, वो तो रामायण भी पढ़ा रहे अपनी किताबों में, वो गीता भी पढ़ा रहे अपने स्कूलों में। लेकिन तुम गीता और रामायण को अपने घरों से बाहर निकाल चुके हो। तो वही है, अखंड भारत है, अखंड भारत बनेगा। इसके लिए भारत को कोई युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये युद्ध पाकिस्तान के लोग लड़ेंगे। जब टीटीपी और पाकिस्तानी फौज एक दूसरे से लड़ रही है, वो अखंड भारत के लिए लड़ रही है, क्योंकि वो इंडियन लाइफस्टाइल को प्रिजर्व करके रखना चाहती है। पाकिस्तान की फौज भारत में अखंड भारत, पाकिस्तान में अखंड भारत की लड़ाई पाकिस्तान की फौज लड़ रही है। राइट जी। तो ये सिचुएशन ऐसी जो हम देख रहे हैं, अखंड भारत के लिए पाकिस्तानी की फौज लड़ रही है। अब ये बहुत सही बात हो गया, बहुत सारे लोग आपको ये पसंद भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और मजबूरी में लेना चाह रहा हूँ। पसमानदा सुल्तान के रहते इस्लाम के साथ
खैर इस्लाम के साथ रह सकते हैं इंडिया में। पसमानदा मुसलमान तो जो है वो लोग हैं जो पहले हिंदू थे और वो अपने आप को हिंदुइज्म से या अपने आप को इंडिया से अटैच करते हैं। वो कुछ और हाईलाइट कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। पसमानदा सुल्तान किसी और चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं, वो पसमानदा मुसलमान नहीं लिखना चाहते हैं। he has deliberately written पसमानदा सुल्तान। तो वो किसको कहना चाहते हैं ये बात है, मोदी जी को कह रहे हैं या किसको कह रहे हैं देखना पड़ेगा। नहीं पर ठीक है, अगर मोदी जी को बोल भी रहे हो तो मोदी, देखिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने वो काम किया जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, 370 हटाने का। अगर कर पाई है कांग्रेस तो बता दे, कांग्रेस भी कर सकती थी ये छोटा सा काम। क्यों कांग्रेस कुछ लोगों को या किसी रिलीजन को वो करना चाहती है, अपीज करना चाहती है, और क्यों वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है? प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं क्या? नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि मेरे मुसलमान जो हैं एक हाथ में लैपटॉप होगा एक हाथ में कुरान होगी। इस पे भी वो था। खैर डॉक्टर साहब थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। 40 मिनट्स डाउन द लाइन, 761 पीपल लाइक दिस एट द मोमेंट। सब लोगों से बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रोग्राम को शेयर करें और लाइक जरूर करें प्लीज। और अभिषेक मिश्रा लॉ, ये अभिषेक जी का चैनल है, इसको जाकर के एक बार जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे